हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10th का इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और प्यारे बच्चों, इसी चैप्टर का ये दूसरी क्लास है, यानी कि ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी पहली क्लास को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ते हैं कि यूरोप में जो है राष्ट्रवाद कैसे कैसे फैला है ना। राष्ट्रवाद का मतलब हम आपको बताए थे कि अपने देश से आप प्रेम करते हैं, अपने देश से आप प्यार करते हैं, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। और दुनिया में टोटल 7 महादेश है, जिसमें से एक महादेश का नाम है यूरोप। आपको ये बात अच्छे से बताए थे कि पूरी दुनिया में 7 महादेश है, उसमें से एक महादेश का नाम है प्यारे बच्चों यूरोप। और यूरोप में जो है सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना आई थी, तो इसी राष्ट्रवाद को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों जो आपका पार्ट 1 था, वहां पर हम लोगों ने कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ लिया था। जैसे हम लोग इतिहास क्या होता है जान गए थे, यूरोप के बारे में पढ़ लिए थे कि यूरोप एक महादेश है जिसमें 44 देश आता है, और यूरोप से ही जो है राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले आया है ना। तो ये जो राष्ट्रवाद का विचार है वो सबसे पहले यूरोप के लोगों में आया था, है ना। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया। फिर हम लोग मेटरनिक युग के बारे में पढ़े थे। ठीक, आज हम लोग प्यारे बच्चों 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इटली का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग मेजिनी के बारे में पढ़ेंगे, काउंट काउर के बारे में पढ़ेंगे, गैरीबाल्डी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। एक बार हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, तो जैसे मैंने बताया चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। जैसे दुनिया में टोटल 7 महादेश है, उसमें से एक महादेश है यूरोप। इसी यूरोप में प्यारे बच्चों राष्ट्रवाद की जो भावना फैला था, इसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यूरोप क्या है, एक महादेश है जिसके अंतर्गत टोटल कितना देश आता है, 44 देश आता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको हम बताए थे राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। आपको क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, आप अपने देश से प्यार करते हैं, आपके अंदर अपने देश के लिए प्यार है, आप अपने देश के लिए प्रेम की भावना रखते हैं, आप अपने देश से लगाव रखते हैं, इसी को प्यारे बच्चों राष्ट्रवाद कहते हैं, जो कि हम पार्ट 1 में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। फिर प्यारे बच्चों हम आपको पढ़ाए थे कि ये जो राष्ट्रवाद की भावना है, इसको फैलाने में नेपोलियन की क्या क्या भूमिका रहा। क्योंकि ये जो राष्ट्रवाद का विचार है वो एकदम से नहीं आया, धीरे धीरे सारे लोगों के अंदर में आया, है ना। तो ये जो राष्ट्रवाद का विचार है वो सबसे पहले किसने फैलाया, नेपोलियन ने। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नेपोलियन है। ये जब फ्रांस का सम्राट बना 1804 में, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक नया कानून बनाया, नया कानून लागू किया, जिस कानून का नाम इन्होंने रखा नेपोलियन संहिता। क्या रखा, नेपोलियन संहिता। और ये जो नेपोलियन संहिता है एक कानून था जो कि नेपोलियन के द्वारा लागू किया गया था। इस कानून के तहत उन्होंने क्या किया, नेपोलियन ने क्या किया, सभी को बराबर का अधिकार दिया, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो उच्च जाति हो, चाहे वो निम्न जाति हो, सभी को बराबर का अधिकार दिया, है ना। और जो पुराना कानून था, यानी पहले क्या होता था, जब राजा महाराजा का शासन था, राजा महाराजा वो लोग क्या करते थे, वो लोग तानाशाही थे, मतलब वो लोग मनमानी करता था। कोई चोरी किया तो उसको सजा दिया, कोई चोरी किया उसको सजा भी नहीं दिया, यानी उसका जो मन चाहता था वही होता था। लेकिन नेपोलियन जो है, नेपोलियन संहिता लागू किया, जिसके तहत इन्होंने क्या कहा, सभी को बराबर का अधिकार दिया और कहा जो जिस तरह का गलती करेगा उसको वही सजा मिलेगा, यानी सभी के साथ एक बराबर का इंसाफ होगा, न्याय होगा। ये जो है नेपोलियन लाया। ठीक, फिर हुआ क्या, नेपोलियन की वजह से प्यारे बच्चों जो जर्मनी था, जो इटली था, इनका एकीकरण का दरवाजा खुला। क्योंकि आपको पता है जर्मनी जो है अलग अलग भागों में बंट गया था, इटली भी अलग अलग भागों में बंट गया था। आज हम लोग इटली और जर्मनी का एकीकरण देखेंगे। लेकिन नेपोलियन के आने की वजह से जर्मनी और इटली का जो है एकीकरण का रास्ता खुल गया। ठीक, लेकिन हुआ क्या, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन 1814 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। अब जब नेपोलियन की मृत्यु हो गई तो उनके बाद नेपोलियन जो भी अच्छा अच्छा काम किया था वो सब खत्म हो गया। क्योंकि प्यारे बच्चों 1815 में जो है मेटरनिक नाम का एक इंसान ने क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया, जिस सम्मेलन का नाम उन्होंने रखा वियना सम्मेलन। पूछा जाएगा आपको कि बताइए वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1815 में। तो ये जो मेटरनिक है उन्होंने क्या किया, 1815 में एक सम्मेलन बुलाया, जिस सम्मेलन का नाम रखा वियना सम्मेलन। और इस सम्मेलन में क्या किया, उन्होंने जो भी काम किया गया था नेपोलियन के द्वारा, वो सारा काम को खत्म कर दिया। जो भी अच्छा अच्छा काम था, जेबू नेपोलियन ने जो भी कानून लागू किया था, सभी कानून को खत्म कर दिया और फिर से वो पुरातन व्यवस्था को लागू कर दिया, यानी वही पुराना सिस्टम, राजा महाराजा वाला कानून फिर से लागू कर दिया। ठीक,
और ये जो वियना सम्मेलन है 1815 में बुलाया गया था। इस सम्मेलन में कौन कौन से देश आए थे? ब्रिटेन आए थे, रूस आया था, पर्शिया एक देश का नाम है वो भी आया था, ऑस्ट्रिया एक देश का नाम है। ये सभी देश जो है इस सम्मेलन में भाग भी लिया था, वियना सम्मेलन में। और वियना सम्मेलन में क्या किया? नेपोलियन के द्वारा जो भी अच्छा अच्छा काम किया गया था वो सारी कामों को खत्म करके जो मेटरनिक है उन्होंने नया एक फिर से जो है उन्होंने पुरातन व्यवस्था को लागू कर दिया। ठीक, अब ये वियना सम्मेलन के बाद क्या हुआ? जो नेपोलियन है उसका युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। यानी नेपोलियन का तो मृत्यु हो गया, उसके बाद आया मेटरनिक, तो यहीं से मेटरनिक की शुरुआत हुई। और जैसे ही मेटरनिक राजा बने वो क्या किया? वो राज करने के लिए इटली को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, लोगों को अलग कर दिया। क्योंकि आपको पता है, हम आपको बताए थे कि जब अंग्रेज जो है जब भारत में आया था तो वो क्या किया था? भारत को कई भागों में बांट दिया था, है ना। भारत को कई सारे टुकड़े में बांट दिया था। ये छोटा सा टुकड़ा ये राजा को दे दिया, भारत का छोटा सा टुकड़ा करके ये राजा को दिया। तो वैसे ही मेटरनिक ने क्या, ये जो इटली था प्यारे बच्चों, इटली जो पीला कलर का दिख रहा है इटली, मेटरनिक ने क्या किया? इटली को कई सारे भागों में बांट दिया। एक ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, इस तरीके से इटली को कई सारे भाग में बांट दिया। और उन्होंने क्या किया? हर जगह एक नया नया आदमी को राजा बनाया। अब इससे क्या हुआ कि ये लोग आपस में मिल नहीं पाते थे और जिसकी वजह से लोग अलग अलग था। आपको पता ही है कि जब अगर सरकार का अगर विरोध करेंगे, हम सारे लोग मिल करके, पूरे भारत के लोग अगर मिल करके कोई भी सरकार का विरोध करेंगे तो सरकार को मजबूरन काम करना ही पड़ेगा। लेकिन मान लो कुछ लोग सरकार का विरोध करेगा और कुछ लोग सरकार का विरोध नहीं करेगा, तो क्या सरकार हमारी बात मानेगा? नहीं मानेगा। तो मेटरनिक ने क्या किया? इटली को अलग अलग भागों में बांट दिया, जिससे क्या होगा कि ये लोग कभी भी एक नहीं हो पाएगा, है ना। यहाँ के लोग एक नहीं हो पाएगा, और जब यहाँ के लोग एक नहीं हो पाएगा तो फिर यहाँ के लोगों को मजबूरन जो है क्या करना पड़ेगा? मेटरनिक के अंडर में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मेटरनिक ने क्या किया? इटली को कई सारे छोटे छोटे भागों में बांट दिया, जिससे क्या हो कि आसानी से नियंत्रण रखा जा सके, आसानी से इटली पर राज किया जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने अलग अलग जगह को, अलग अलग जगह इटली को अलग अलग टुकड़ा करके अलग अलग लोगों को दे दिया। जैसे रोम और उसके आसपास का जगह पोप को दे दिया, सिसिली और नेपल्स का जगह बुर्बो वंश के राजा फर्डिनेंड को दे दिया, लोम्बर्डी और वेनिस का जो है उसको ऑस्ट्रिया को दे दिया, है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों? जो जर्मनी है, इटली का भी टुकड़ा किया गया था, वैसे ही जर्मनी का भी 39 छोटा छोटा टुकड़ा किया गया था, 39। ठीक है, अब इसके बाद हुआ क्या कि मेटरनिक जो है फिर से फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू कर दिया। यानी कि वो क्या किया? ये जो इटली था, इटली पर भी पुराना व्यवस्था लागू हो गया, जो फ्रांस था यहां पर भी पुराना व्यवस्था लागू हो गया, जो जर्मनी था यहां पर भी पुराना व्यवस्था लागू हो गया। यानी लगभग पूरे यूरोप में पुरानी व्यवस्था लागू कर दिया। कौन? मेटरनिक। यानी नेपोलियन जो जो अच्छा काम किया गया था, मेटरनिक सब उसका उल्टा किया। अब इसके आगे क्या हुआ देखिए। अब इसके आगे प्यारे बच्चों हुआ ये कि ये जो मेटरनिक जो इतना गलत गलत काम कर रहा था, ये काम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। जी हाँ, मेटरनिक सब कुछ तो सही कर रहा था, लेकिन ये जो काम है वो जो कर रहा था, भले ही थोड़ी देर के लिए रहा, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। और इसके वजह से जो है लोग यहां पर और ज्यादा भड़क गए। अब जब लोग यहां पर बहुत ज्यादा भड़क गए तो इसके बाद क्या हो गया कि वियना सम्मेलन के तहत फिर से वियना सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन के तहत क्या बनाया कि बुर्बो वंश को फिर से सत्ता दिया गया, और इस बार जो है लुई 18वां को राजा बनाया। यानी पहले मेटरनिक था, अब मेटरनिक की जगह पे किसको राजा बनाया? उसका नाम था लुई 18वां। ठीक, तो अब जो है यहाँ पर जो राजा है वो कौन बना? लुई 18वां। अब जो लुई 18वां है वो थोड़ा सा सही आदमी था। वो क्या था पता है? वो जो है सभी लोगों को देखा, जो लोग पुरानी व्यवस्था चाहते थे, यानी जो चाहता था कि जैसे पुराने समय में जो पुरातन व्यवस्था चाहते थे, लुई 18वां ने उनको भी देखा। और जो लोग सुधारवादी थे, सुधारवादी मतलब जो लोकतंत्र चाहते थे, जो गणतंत्र चाहते थे, जो बदलाव चाहते थे, लुई 18वां ने दोनों को देखा। यानी कि वे लोग जो पुरानी सोच का थे, जो पुरातन व्यवस्था लाना चाहते थे, उनको भी देखा, जो नई व्यवस्था लाना चाहते थे, जो बदलाव चाहते थे, जो यूरोप में लोकतंत्र लागू करना चाहते थे, लुई 18वां ने दोनों लोगों को देखा। जब लुई 18वां देखा कि कुछ लोग ये मांग कर रहा है, कुछ लोग ये मांग कर रहा है, अब हम क्या करें, तो लुई 18वां ने 2 जून 1814 को एक अपना संवैधानिक घोषणा पत्र बनाया, एक अपना खुद का संविधान बनाया, जिसमें से उन्होंने क्या किया, कुछ पुराना कानून को भी रहने दिया और कुछ सुधार भी किया। ये दोनों काम कर दिया, क्योंकि ये जब लुई 18वां जब राजा बना तो वो एक तरफा काम नहीं किया, वो दोनों के लिए किया। जो पुरातन व्यवस्था चाहता था उनके लिए भी कुछ काम किया, और जो नई व्यवस्था चाहता था उनके लिए भी कुछ काम किया। तो इस तरीके से इन्होंने एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया, लुई 18वां और लुई 18वां दोनों के लिए बराबर का काम किया। अब आगे क्या होता है देखो।
अब ये जो लुई 18वां ने ये इतना अच्छा काम किया, लेकिन ये जो है 1848 तक ही चल सकी। यानी लुई 18वां जो पुरातन व्यवस्था को लागू किया, कुछ नया नया सुधार किया, लेकिन ये कब तक चल पाया? 1848 तक। ठीक, लेकिन जब फिर से एक राजा बना जिसका नाम था चार्ल्स 10। अब ये चार्ल्स 10 जो है फिर से मेटरनिक के जैसा ही था, है ना। जब चार्ल्स 10 राजा बना तो उसने क्या किया? इस संविधान में फिर से बदलाव किए। यानी लुई 18वां को जो संविधान था उस संविधान में इन्होंने फिर से बदलाव किया, जबकि लुई 18वां कहीं ना कहीं सही कर रहा था। तो चार्ल्स 10 जब राजा बना तो उन्होंने जो है फिर से उस संविधान में कुछ कुछ बदलाव किए, और ये बदलाव करने के बाद जो लोग हैं वो बहुत भड़क गया। वो लोग क्या हो गए? भड़क गए कि ये क्यों बार बार ऐसा कर रहा है, सब कुछ तो सही चल रहा था, है ना। और लोग बहुत ज्यादा भड़क गए, और जिसकी वजह से प्यारे बच्चों क्या हो गया? 1830 की क्रांति हो गई। और इस 1830 की क्रांति होने के बाद पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना बहुत जोर जोर से फैलने लगी। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहां तक जो है हम लोग कल पार्ट 1 में है आपको पढ़ा दिए थे। तो जो लोग भी पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे प्लीज पार्ट 1 को देख लीजिएगा। आज हम लोग पार्ट 2 में प्यारे बच्चों 1830 की क्रांति को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि पार्ट 2 में हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति को पढ़ेंगे। तो यहां तक चीजें आपकी क्लियर हो गई कि जब लुई 18वां राजा बना था तो उन्होंने सब कुछ अच्छा किया था, लेकिन जब चार्ल्स 10 राजा बना तो जो चार्ल्स 10 है वो भी पुरानी सोच का आदमी था, वो भी नहीं चाहता था कि सुधार हो। और उन्होंने क्या किया? लुई 18वां के द्वारा जो संविधान लागू किया गया था वो संविधान को बदल दिया, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, बहुत असंतोष फैल गया लोगों में। फिर लोगों ने क्या किया? चार्ल्स 10 के खिलाफ एक क्रांति शुरू कर दिया। इसी की क्रांति को कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। ये जो जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी, ये क्यों हुई थी? तो फ्रांस में जो चार्ल्स 10 नाम का एक राजा था, चार्ल्स 10, उसका नाम क्या था? चार्ल्स 10वां। तो जो चार्ल्स 10वां जो राजा था उसी के खिलाफ ये 1830 की क्रांति हुई। ये जो चार्ल्स 10 है प्यारे बच्चों, एक बहुत ही कठोर और प्रतिक्रियावादी सोच का राजा था। प्रतिक्रियावादी का मतलब पुरानी सोच का राजा था। पुरानी सोच मतलब क्या हो गया? जो चाहता था कि नहीं जनता को न्याय ना मिले, जो चाहता था वही तानाशाही चले, जो चाहता था कि जो राजा महाराजा, राजा का बेटा राजा बनेगा, उसी तरह का ये कानून चाहता था। प्रतिक्रियावादी मतलब पुराने सोच का, यानी जो पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहता था, जैसे पहले चल रहा था आज से 200-300 साल पहले, वही व्यवस्था को ये लागू करना चाहता था। लेकिन लोग क्या चाहते थे? सुधार चाहते थे। लोग चाहते थे कि हम जिसको सरकार बनाए वो सरकार बने। जैसे भारत में हम लोग क्या है, हम लोग वोट देते हैं, है ना, मतदान करते हैं, वोट देते हैं, तभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता है। तो लोग भी ऐसा ही चाहते थे। लेकिन ये जो चार्ल्स 10 है ये पुरानी सोच का था, ये चाहता था कि नहीं ऐसा नहीं हो, वोट देने का सिस्टम नहीं हो, लोकतंत्र नहीं हो, ये पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहता था। ठीक, तो जुलाई 1830 की क्रांति जो है फ्रांस में, ये जो जुलाई 1830 की क्रांति हुई ये किसके खिलाफ हुई? चार्ल्स 10 के खिलाफ हुई। और ये जो चार्ल्स 10 है एक बहुत ही कठोर और बहुत ही प्रतिक्रियावादी सोच का राजा था, है ना। और ये चार्ल्स 10 ने क्या किया? इसने जो है लोगों की राष्ट्रीयता और लोकतंत्र की भावना को दबाने का कोशिश किया। यानी लोग जो सोचते थे कि पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना फैले, है ना, लोग जो चाहते थे कि लोकतंत्र लागू हो, लोकतंत्र का मतलब जनता का अधिकार लागू हो, तो इन्होंने चार्ल्स 10 ने क्या किया? लोगों का इस सोच को दबाने का काम किया। यानी जिस भी लोगों को लोकतंत्र की भावना, जो लोग चाहते थे लोकतंत्र हो, जो लोग चाहते थे राष्ट्रीयता हो, तो चार्ल्स 10 क्या करता था? उन लोगों को जेल में बंद कर देता था, उन लोगों को मरवा दिया जाता था, उन लोगों की आवाज को दबा दिया जाता था। ये चार्ल्स 10 इतना खराब राजा था, है ना। तो इसने क्या किया? लोगों की राष्ट्रीयता और लोकतंत्र की भावना को दबाने का कोशिश किया। फिर उसके बाद क्या किया? ये जो चार्ल्स 10 है इन्होंने क्या किया? पोलिग्नेक नाम का एक व्यक्ति था, उनको प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, तो चार्ल्स 10 जो कि फ्रांस का राजा था, इन्होंने एक प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री किसको बनाया? पोलिग्नेक को। तो पोलिग्नेक नाम का एक इंसान को प्रधानमंत्री बना दिया। अब जब पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया तो इससे क्या हुआ? जो उदारवादी थे, उदारवादी मतलब जो लोग बदलाव चाहते थे, वो लोग जो है प्यारे बच्चों इनसे नाराज हो गए। किससे? पोलिग्नेक से भी नाराज हो गए और चार्ल्स 10 से भी नाराज हो गए। एक तो चार्ल्स 10 खराब राजा था ही था, ये तो लोगों का अधिकार को दबाता ही दबाता था। लेकिन उन्होंने क्या बना दिया? एक पोलिग्नेक नाम का एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया, और पोलिग्नेक भी पुराने सोच का था। तो लोग जो है अब इन दोनों से नाराज हो गए, चार्ल्स 10 से भी और पोलिग्नेक से भी। अब जब लोग नाराज हो गए तो चार्ल्स 10 ने क्या किया? उदारवादियों के खिलाफ, यानी कि जो लोग नाराज हुए उन लोगों के खिलाफ एक नया नियम लागू कर दिया, जिसको कहते हैं 4 अध्यादेश। तो यही पूछा गया, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने जो है पोलिग्नेक नाम का व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। इससे जो उदारवादी यानी जो लोग बदलाव चाहते थे वो लोग नाराज हो गए। इसीलिए इन उदारवादियों के खिलाफ चार्ल्स 10 ने क्या किया? 4 अध्यादेश लागू किया। 4 अध्यादेश। 4 अध्यादेश का मतलब
4 खतरनाक कानून लागू किया। इस कानून को लागू करने के बाद क्या हुआ कि लोग जो है, लोगों की आजादी और बोलने का जो अधिकार है वो खत्म हो गए। अब ये जो 4 अधिकार, 4 अध्यादेश लागू किया गया, पूछा जाएगा 4 अध्यादेश किसने लागू किया? चार्ल्स दस ने। किसके खिलाफ? उदारवादियों के खिलाफ। तो ये जो चार्ल्स दस ने 4 अध्यादेश लागू किया, इस अध्यादेश की वजह से, ये खतरनाक कानून की वजह से, अध्यादेश का मतलब खतरनाक कानून या फिर कह दीजिए कड़े नियम। तो ये जो 4 अध्यादेश लागू किया, इस कानून की वजह से क्या हुआ प्यारे बच्चों? लोगों की बोलने की आजादी और लोगों की चलने की आजादी सब कुछ खत्म हो गया। अब जब लोगों के अधिकार खत्म कर दिए गए, लोगों के बोलने के अधिकार खत्म कर दिए गए, तो लोग अब बोल भी नहीं पाता था कुछ सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार के खिलाफ कुछ बोलता था उनको जेल में डाल दिया जाता था, उनको मरवा दिया जाता था। ठीक, अब ये जो चार्ल्स दस ने ये जो अध्यादेश लागू किया, इन अध्यादेशों के खिलाफ लोगों ने पेरिस में विरोध शुरू कर दिया, है ना। ये काला कानून यानी ये जो अध्यादेश लागू किया था चार्ल्स दस ने, इसके खिलाफ लोगों ने क्या किया? पेरिस में विरोध करना शुरू कर दिया। अब जब पेरिस में विरोध शुरू हुआ तो यह जो है 28 जुलाई 1830 से शुरू हुआ। इसी को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। तो जुलाई 1830 की क्रांति क्या है? तो सिंपल शब्द में अगर समझें तो जो चार्ल्स दस था, है ना, राजा का नाम क्या था? चार्ल्स दस, एक्स मतलब 10। तो चार्ल्स दस जो है, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले पोलिग्नेक नाम का व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया था। किसको प्रधानमंत्री बनाया था? पोलिग्नेक। तो पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया था। अब लोग जो है इससे क्या हो गए? लोग जो है प्यारे बच्चों से नाराज हो गए, है ना। लोगों का कहना था कि नहीं, एक तो तुम खराब थे ही थे, पोलिग्नेक नाम का प्रधानमंत्री बनाए, ये भी खराब। तो लोग जो है इससे क्या हो गए? नाराज हो गए। जब लोग इससे नाराज हो गए तो चार्ल्स दस ने क्या किया? फिर से 4 अध्यादेश लागू किया, यानी कि इन्होंने 4 अध्यादेश लागू किया। अब ये 4 अध्यादेश क्या था? ये 4 कानून लागू किया, 4 कड़े नियम लागू किया। और ये 4 अध्यादेश की वजह से क्या हुआ? जो लोगों को बोलने का अधिकार था, जो लोगों को चलने का अधिकार था, जो लोग आवाज उठाते थे, अब उन लोगों का आवाज को दबाया गया, बोलने का अधिकार छीन लिया गया। अब जब लोगों का बोलने का अधिकार सब कुछ छीन लिया गया तो लोग जो है एक आंदोलन करने लगे, लोग जो है प्यारे बच्चों क्रांति करने लगे। इसी क्रांति को हम लोग कहते हैं 1830 की क्रांति। समझ में आ गया आपको? तो चार्ल्स दस जो कि एक पुरानी सोच का था, प्रतिक्रियावादी सोच का था, लोगों की भावना को दबाने का काम किया। लोगों का जो राष्ट्रीयता की भावना है, लोग जो आंदोलन, जो लोग बदलाव चाहते थे, उन लोगों के सोच को दबाने का काम किया। और फिर इन्होंने इस काम को पूरा करने के लिए पोलिग्नेक नाम का व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिग्नेक भी वही सोच का था, लोग नाराज हो गए। फिर इन्होंने 4 अध्यादेश लागू कर दिया। फिर इसके खिलाफ लोगों ने पेरिस में विरोध शुरू कर दिया और फिर इसी क्रांति को हम लोग 1830 की क्रांति कहते हैं। ठीक, अब इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ? जब लोग क्रांति करने लगे, अब जब लोग आंदोलन करने लगे, तो इस आंदोलन की वजह से जो चार्ल्स दस था, जो राजा था चार्ल्स दस, ये क्या किया? अपनी गद्दी इनको छोड़नी पड़ी और वो इंग्लैंड भाग गया। इस घटना से जो बुर्बो वंश था इसका अंत हो गया, है ना। यानी कि फ्रांस में था। फ्रांस में कौन था? चार्ल्स दस जो है ये फ्रांस में था, लेकिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो लोग हैं वो आंदोलन करने लगे, जिसकी वजह से यहाँ जो चार्ल्स दस जो राजा था ये भाग करके कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। यानी फ्रांस से भाग करके इंग्लैंड भाग गया वो, है ना। क्यों? क्योंकि लोग आंदोलन करने लगे और यहाँ पे बुर्बो वंश जो था, इस वंश का अंत हो गया। उसकी जगह पे अब किसको प्रधानमंत्री बनाया गया? लुई फिलिप को राजा बनाया गया। पहले लुई 18वां था, फिर आया चार्ल्स दस। अब चार्ल्स दस की जगह कौन आया? लुई फिलिप। तो लुई फिलिप को राजा बनाया गया। और ये जो लुई फिलिप है इसको सारे लोग सपोर्ट करते थे, सभी लोग समर्थन देते थे। कौन कौन? जनता जो है, जो लोग है, वो भी लुई फिलिप का समर्थन करता था। जो पत्रकार है वो भी लुई फिलिप का समर्थन करता था। और जो उदारवादी है, उदारवादी मतलब जो लोग बदलाव चाहते थे, वो भी जो है लुई फिलिप का समर्थन करता था। तो ये है 1830 की क्रांति का परिणाम। 1830 की क्रांति से क्या हुआ? जो चार्ल्स दस है इनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और बुर्बो वंश का अंत हो गया। चार्ल्स दस भाग करके इंग्लैंड चला गया और यहाँ पर लुई फिलिप राजा बने और लुई फिलिप को जनता, पत्रकार, उदारवादी, ये सभी लोग इसको समर्थन दिया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 1830 की क्रांति का प्रभाव कि ये जो 1830 की क्रांति है इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। अब ये जो क्रांति हुआ ना, इस क्रांति की वजह से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना है, जो राष्ट्रवाद की विचार है, वो बहुत तेजी से फैलने लगा। अब सब लोग, क्योंकि कहीं पे भी युद्ध होता है तो पूरी दुनिया को पता चल जाती है, तो उसी तरीके से ये जो 1830 की क्रांति हुआ, ये क्रांति इतना खतरनाक था कि जिससे पूरे यूरोप के जितने भी देश थे, सभी देशों में राष्ट्रवाद की भावना और जोर से फैल गया। ठीक, तो देखिए, इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को फिर से जिंदा कर दिया और वियना कांग्रेस के फैसलों को खत्म कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति का मतलब वो जो 1789 की क्रांति हुई थी, है ना, 1789 की क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं।
और इसी क्रांति के बाद पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद की भावना फैला था, है ना। ये 1789 की क्रांति ऐसी पहली क्रांति है जिस क्रांति के बाद पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से फैला था, है ना। लेकिन गलत गलत राजा बना, बाद में आकर के जो राजा बना उसका सोच अच्छा नहीं था, तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना है इसको दबाता जा रहा था, दबाते जा रहा था, दबाते जा रहा था। लेकिन लोगों ने फिर से क्या किया, 1830 में फिर से क्रांति किया, और इस क्रांति के बाद जिस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना 1730 की क्रांति यानी कि फ्रांस की क्रांति में फैली थी, वैसे ही जो है राष्ट्रवाद की भावना 1830 की क्रांति के बाद भी फैलने लगी। ठीक है, तो इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति का जो भी सिद्धांत था, इस सिद्धांत को फिर से जिंदा कर दिया। और ये जो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, वियना सम्मेलन मेटरनिक जो आया था, उसका अब अंत हो गया, उस समाप्त हो गया। ठीक, इस क्रांति का असर पूरे यूरोप में हुआ। ये जो 1830 की क्रांति है, इसका असर पूरे यूरोप में हुआ, जिससे कई देशों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला। और इस क्रांति का असर पूरे यूरोप में हुआ, जिससे कई सारे देशों में जो राष्ट्रवाद की भावना है ये बहुत तेजी से फैली। ठीक, इटली और जर्मनी के एकीकरण के प्रयास शुरू हो गए। अब जो इटली को अलग अलग भागों में, जो मेटरनिक है उन्होंने इटली को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था, जर्मनी को कई कई टुकड़ों में बांट दिया था। लेकिन इस क्रांति के बाद क्या हुआ, इटली और जर्मनी का एकीकरण जो है वो शुरू हो गया। और साथ ही साथ यूनान, जिसको हम लोग ग्रीस कहते हैं, पोलैंड, हंगरी, यहां पर भी जो है राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से फैली, है ना। तो जो यूनान था, है ना, यूनान में यानी ग्रीस में, ये ग्रीस हो गया, ये देश का नाम ग्रीस है। उसके बाद पोलैंड में, है ना, तो यूनान हो गया, पोलैंड हो गया, ग्रीस हो गया, जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया, ये जितना भी देश था प्यारे बच्चों, ये सभी देशों में राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से फैलने लगी। क्यों? 1830 की क्रांति की वजह से। आपको सिर्फ ये देश का नाम याद रखना, ठीक है। इटली और जर्मनी का एकीकरण का प्रयास शुरू हो गया, इटली और जर्मनी का एकीकरण शुरू हो गया, और यूनान, पोलैंड, हंगरी में भी राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से फैली। ये किसकी वजह से हो पाया? 1830 की क्रांति की वजह से। ठीक, वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों हम लोग अगला क्रांति देखते हैं, जो कि है 1848 की क्रांति। अब ये भी क्रांति जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रांति मतलब तो समझ गए कि जब सरकार कोई गलत काम करता है तो इसके खिलाफ जो है लोग विरोध करते हैं, और विरोध करते करते क्रांति बन जाती है। इसी क्रांति को इस क्रांति में क्या होता है कि जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, और सरकार को जनता के सामने झुकना पड़ता है। तो हम लोगों ने देखा 1830 की क्रांति, जो कि चार्ल्स 10 के खिलाफ था। अब हम लोग देखेंगे 1848 की क्रांति। ठीक है, तो देखिए, लुई फिलिप एक उदारवादी राजा था। अब राजा कौन बना था? लुई फिलिप बनाया था। और ये जो लुई फिलिप है प्यारे बच्चों, ये इसको सभी का सपोर्ट था, जनता भी इसको सपोर्ट करते थे, है ना, इसको पत्रकार भी सपोर्ट करता था, उदारवादी जो लोग बदलाव चाहते थे वो भी इसको सपोर्ट करता था, लुई फिलिप को। यानी लुई फिलिप एक अच्छा राजा होगा। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। लुई फिलिप एक उदारवादी राजा था, मतलब ये भी चाहता था कि बदलाव हो, लेकिन उसने जो है अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्ती नीति अपनाई। यानी लुई फिलिप एक अच्छा राजा था, है ना, बहुत अच्छा राजा था, उदारवादी सोच का था, यानी ये भी चाहता था कि बदलाव हो। लेकिन इन्होंने क्या किया, लुई फिलिप ने गलती क्या कर दिया, जो भी लुई फिलिप के खिलाफ में थे। अब देखो, सब लोग तो आपका दोस्त नहीं होगा, कुछ दोस्त होगा, कोई दुश्मन भी होगा। तो लुई फिलिप ने क्या किया, अपने विरोधियों को, अपने दुश्मन को खुश करने के लिए एक नया नियम लागू किया, जिस नीति को कहते हैं, जिस नियम को कहते हैं स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। अब ये नीति की वजह से क्या हुआ, ये जो स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति है, एक ऐसा नीति था जिसके खिलाफ जो विरोधी था प्यारे बच्चों, लुई फिलिप को, लुई फिलिप का जो भी विरोधी था, उन विरोधियों को ज्यादा अधिकार दिया गया। ठीक, तो लुई फिलिप एक उदारवादी राजा था, लेकिन उसने क्या किया, अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अपनाई। पूछा जाएगा स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति किसने अपनाई? लुई फिलिप ने। अब फिर आगे क्या हुआ, 1840 में गीजो को इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। यानी लुई फिलिप ने 1840 में किसको प्रधानमंत्री बनाया? गीजो को। जैसे चार्ल्स 10 जो है वो किसको प्रधानमंत्री बनाया था? पोलिकनेट को। तो लुई फिलिप ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? गीजो को। अब गीजो जो है प्यारे बच्चों एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। लो, अब ये जो गीजो है ये फिर से प्रतिक्रियावादी सोच का था, यानी पुरानी सोच का था, पुरातन व्यवस्था लागू करना चाहता था। कौन? गीजो। जैसे मेटरनिक चाहता था ना कि पुरानी व्यवस्था लागू हो, तो ये गीजो भी प्रतिक्रियावादी सोच का ही था, है ना। तो गीजो को प्रधानमंत्री कौन बनाया? लुई फिलिप बनाया। तो लुई फिलिप ने गीजो नाम का एक इंसान को प्रधानमंत्री बनाया, और गीजो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था, और गीजो जो है वो कोई भी सुधार नहीं चाहता था। और लुई फिलिप ने केवल पूंजीपतियों का समर्थन किया। और लुई फिलिप ने क्या किया, जो पूंजीपति थे यानी जो अमीर थे उन्हीं लोगों का समर्थन किया, गरीब लोगों को लुई फिलिप देखा ही नहीं। बताइए, लुई फिलिप जबकि एक अच्छा इंसान था, तो लुई फिलिप ने सिर्फ पूंजीपतियों का समर्थन किया, वो गरीब लोगों को देखा ही नहीं। उसने विदेश नीति की कोई समझ नहीं थी। विदेश नीति क्या होता है, यानी
हमारा देश का संबंध दूसरे देशों से अच्छा रहे, इसके लिए एक नीति बनानी पड़ती है। हमारे देश को विदेशों के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए एक नीति बनानी पड़ती है। जैसे भारत को पाकिस्तान के साथ, भारत को अमेरिका के साथ, भारत को रूस के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए, है ना, हमारा संबंध अच्छा रहे, इसके लिए एक नीति बनानी पड़ती है। इसी नीति को विदेश नीति कहते हैं, है ना। लेकिन ये जो लुई फिलिप था, इसको विदेश नीति का कोई समझ नहीं था, है ना। तो लुई फिलिप को जो है विदेश नीति की कोई समझ नहीं थी। इसके कारण भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ने लगी और गीजों की आलोचना होने लगी। अब ये जो लुई फिलिप है, ये था तो उदारवादी, लेकिन लुई फिलिप को विदेश नीति का कुछ आइडिया ही नहीं था, जिसकी वजह से भूखमरी बढ़ने लगा, लोग भूख की वजह से मरने लगे, बेरोजगारी बढ़ने लगा, लोग बेरोजगार होते चले गए। अब जब लोग बेरोजगार होते गए, भूखमरी बढ़ती गई, तो लोग जो है, ये जो गीजो नाम का जो प्रधानमंत्री था, जो कि प्रतिक्रियावादी सोच का था, इस गीजो के खिलाफ सभी लोगों ने आलोचना शुरू कर दिया। यानी गीजो जो प्रधानमंत्री था, इसका बुराई करना शुरू कर दिया। अब जब लोग गीजो का बुराई करने लगे, तो 22 फरवरी 1848 को जो सुधारवादी थे, सुधारवादी मतलब वही जो बदलाव चाहते थे, उन लोगों ने फिर से क्या किया, पेरिस में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। और इसी विरोध का जो नेतृत्व है, ये जो प्रदर्शन हो रहा था, ये जो आंदोलन हो रहा था, ये जो विरोध हो रहा था, ये जो क्रांति हो रहा था, इस क्रांति का नेतृत्व, इस विरोध का जो नेतृत्व है, वो कौन कर रहा था? थियर्स कर रहा था। यानी एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही थी। अब इस क्रांति को कौन संभाल रहा था, ये क्रांति कौन करवा रहा था? उसका नाम था थियर्स। ठीक, तो 22 फरवरी 1848 को सुधारवादियों ने क्या किया, पेरिस में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध का जो नेतृत्व है वो थियर्स ने किया। 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप को गद्दी छोड़नी पड़ी और फिर 24 फरवरी 1848 को जो लुई फिलिप है, इनको अपना गद्दी छोड़ना पड़ा। लास्ट में इनको भी अपने गद्दी छोड़ के भागना पड़ा और ये भी कहां भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। भारत से भी कोई लोग ना इंग्लैंड ही भागते हैं ना, जैसे विजय माल्या पैसा लेकर के कहां भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। तो ये जो लुई फिलिप है प्यार बच्चों, ये फिर से फ्रांस से भाग करके कहां भाग गया? इंग्लैंड, यानी यहां भाग गया, यहां से डायरेक्ट यहां भाग गया। ठीक, अब आगे देखिए, 1848 की क्रांति के बाद नेशनल असेंबली ने, यानी नेशनल असेंबली, इन्होंने क्या किया? गणतंत्र लागू किया, यानी लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब अब यहां पर जो राजा का जो कानून चलता था, इसको खत्म कर दिया। अब क्या कहा कि नहीं, अब यहां पर लोकतांत्रिक सरकार होगा, मतलब जनता यानी लोग जिसको चुनेगा वही सरकार बनेगा, इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। तो 1848 की क्रांति के बाद नेशनल असेंबली यानी एक पार्टी था, इन्होंने क्या किया? गणतंत्र यानी लोकतांत्रिक सरकार की घोषणा किया। इसका मतलब था कि फ्रांस जो है अब राजशाही के बजाय, यानी फ्रांस में जब राजा महाराजा का जो शासन चलता था, अब उसके बजाय एक गणतंत्र होगा। यानी फ्रांस में कैसा सरकार लागू हो गया? गणतंत्र, यानी ये जो राजशाही शासन है ये खत्म हो गया। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये खत्म हो गया। अब वहां पर क्या होगा? लोग जिसको सरकार बनाएगा वही सरकार बनेगा, यानी कि वहां पर अब लोकतांत्रिक सरकार बनना शुरू हो गया। इस नई व्यवस्था के तहत 21 वर्ष से ऊपर के लोगों को मतदान यानी चुनाव में वोट देने का अधिकार मिला और काम करने का भी अधिकार मिला। और यहां पर क्या हुआ? लोकतंत्र लागू हुआ और लोकतंत्र लागू होने के बाद यहां पर ऐसा नियम निकला कि जिनका भी उम्र 21 साल होगा, जिसका भी उम्र 21 साल होगा, वो जो है यहां पर वोट दे सकता है, मतदान दे सकता है। इस समय गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? लामार्टिन, जबकि सुधारवादियों का नेता कौन था? लुई ब्ला। अब इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पहले इसको थोड़ा एक झलक देखते हैं। तो हमने प्यारे बच्चों आपको दो क्रांति के बारे में बताया। ये दोनों क्रांति आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों क्रांति को हम लिख देते हैं शॉर्ट में, ताकि आपको हमेशा याद रहे, है ना, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं आपको याद नहीं होगा। देखिए, एक क्रांति प्यारे बच्चों हम आपको बताया 1830 की क्रांति, है ना, 1830 की क्रांति, 1830 क्रांति। और एक क्रांति प्यारे बच्चों बताए हम आपको 1848 की क्रांति। ठीक है, ये दो क्रांति के बारे में आपको याद रखना है। याद कैसे रखना है? तो देखो, 1830 की जो क्रांति है ये किसके खिलाफ हुआ? तो उसका नाम था चार्ल्स दस, यानी चार्ल्स दस, इसके खिलाफ 1830 की क्रांति हुआ। और जो 1848 की क्रांति है ये किसके खिलाफ हुआ? लुई फिलिप। लुई फिलिप, उसका नाम क्या था? लुई फिलिप। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप ध्यान दो। अब देखिए, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो 1830 की क्रांति है ये क्या है? तो प्यारे बच्चों, जो चार्ल्स दस था, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है पोलिग्नेक नाम का एक इंसान को, उसका नाम क्या था? पोलिग्नेक। तो इन्होंने क्या किया? चार्ल्स दस ने क्या किया? पोलिग्नेक नाम का एक इंसान था, जिसको इन्होंने क्या बनाया था? प्राइम मिनिस्टर बनाया था, यानी कि प्रधानमंत्री बनाया था। और ये जो पोलिग्नेक है ये भी पुरानी सोच का था, और ये जो चार्ल्स दस है ये भी प्रतिक्रियावादी सोच का था, है ना। ये दोनों किस सोच का था? तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये दोनों जो है प्यारे बच्चों प्रतिक्रियावादी सोच का था। प्रतिक्रियावादी का मतलब
वो जो पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहता है। तो चार्ल्स भी वही सोच का था, पोलिग्नेक भी वही सोच का था। तो लोग जो है, जो जनता है, उन लोगों ने क्या किया, इनका विरोध किया। जो लोग हैं प्यारे बच्चों, लोग ने क्या किया, इनका विरोध किया। अब लोग तो विरोध करेगा ही भाई, क्योंकि तुम पुरानी कानून को लागू करना चाहते हो। तो जो लोग सुधार चाहते थे वो लोग इनका विरोध किया। तो इसके खिलाफ चार्ल्स ने क्या किया, यहां पर 4 अध्यादेश लागू कर दिया। 4 अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब अध्यादेश। तो ये जो पोलिग्नेक है यानी कि चार्ल्स है, इन्होंने क्या किया, 4 अध्यादेश लागू कर दिया, यानी कि 4 ऐसा कानून लागू कर दिया जिस कानून के बाद लोगों के बोलने के अधिकार खत्म हो गई। लोग अब कुछ भी नहीं बोल पाते थे। ठीक, तो अब लोग यहां पर भड़क गए। लोगों का कहना था कि ये तो बहुत गलत हुआ है ना, चार्ल्स को ये 4 अध्यादेश लागू नहीं करना चाहिए था। तो लोगों ने क्या किया, पहले तो विरोध कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जाकर के लोग जो है प्यारे बच्चों आंदोलन करना शुरू कर दिया। और ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि ये जो चार्ल्स है, इनको मजबूरन गद्दी छोड़नी पड़ी। और गद्दी छोड़ने के बाद ये कहां पर भाग गया, गद्दी छोड़ने के बाद ये जो है इंग्लैंड भाग गया। कौन, चार्ल्स। और ये पोलिग्नेक जो प्रधानमंत्री है, ये भी खत्म हो गई। तो लोग जो आंदोलन शुरू किए पेरिस में किए, कब किए, जुलाई 1830 को। इसलिए इस क्रांति को कहते हैं 1830 की क्रांति। तो ये क्रांति आपको समझ में आ गया। बेसिकली चार्ल्स जो कि एक पुरानी सोच का था, प्रतिक्रियावादी सोच का था, इन्होंने पोलिग्नेक नाम का व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। लोग इनके खिलाफ आवाज उठाने लगे। तो चार्ल्स ने 4 अध्यादेश लागू कर दिया। लोगों को और गलत लगा, लोग पेरिस में जाकर के विरोध करने लगे। और फिर ये आंदोलन बहुत बड़ा हो गया, क्रांति बन गया। और ये क्रांति किसके खिलाफ हुई, चार्ल्स के खिलाफ। और 1830 की क्रांति के बाद जो चार्ल्स है ये इंग्लैंड भाग गया। और ये क्रांति के बाद पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से फैली। और ये जो चार्ल्स है ये खत्म हो गया। और यहां पर कौन राजा बना, लुई फिलिप। अब यहां पर राजा किसको बनाया गया प्यारे बच्चों, लुई फिलिप। अब ये जो लुई फिलिप है ये बहुत अच्छा राजा था। ठीक है, अब ये इसका शासन खत्म हो गया। अब प्रधानमंत्री यानी राजा किसको बनाया गया, लुई फिलिप। अब ये जो लुई फिलिप है इसको सब लोग सपोर्ट करता था, जनता भी, पत्रकार भी, सभी लोग। लेकिन ये जो लुई फिलिप है ये क्या था, अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को खुश करने के लिए इन्होंने भी कुछ गलत काम कर दिया। अब ये गलत काम तो किया ही किया, लेकिन एक और सबसे बड़ी गलती कर दी। सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या किया, गीजो नाम का एक इंसान को इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब ये जो गीजो था, गीजो किसी का नाम था, ये भी जो है प्यारे बच्चों प्रतिक्रियावादी सोच का था। ये जो गीजो है ये कैसा था, ये भी चाहता था कि हमारे जो है जो गीजो है ये भी क्या चाहता था कि पुरानी व्यवस्था लागू हो, यानी ये भी पुरानी सोच का आदमी था। ये भी चाहता था राजा महाराजा वाला शासन चले। अब ये जो लुई फिलिप है ये तो अच्छा था, उदारवादी चाहता था, लेकिन लुई फिलिप को जो है एक समझ नहीं था किसका, विदेश नीति का। लुई फिलिप विदेश नीति के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, है ना, इनको समझ ही नहीं था, खाली नाम का राजा बन गया था। तो ये जो लुई फिलिप है प्यारे बच्चों, उसको विदेश नीति का समझ नहीं था, जिससे लोग बेरोजगार होते चले गए, भूखमरी फैलती चली गई। अब जब भूखमरी और बेरोजगारी फैलने लगी और ये गीजो प्रतिक्रियावादी सोच का था, तो इन लोगों के खिलाफ क्या हुआ, जनता विरोध करना शुरू कर दिया। और ये विरोध धीरे धीरे क्रांति में बदल गया। इसी क्रांति को कहते हैं 1848 की क्रांति। तो जो 1848 की क्रांति है ये किसके खिलाफ हुआ, लुई फिलिप के खिलाफ। और ये लुई फिलिप भी बाद में कहां भाग गया, इंग्लैंड। फ्रांस से कहां भाग गया, इंग्लैंड। ठीक, ये चीज आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए क्या हुआ, अब जब वो इंग्लैंड भाग गया तो इंग्लैंड भागने के बाद जो फ्रांस है वहां पर अब गणतंत्र लागू हुआ। गणतंत्र यानी अब यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार लागू हुआ, जो राजशाही है वो खत्म हो गया। ठीक, अब जो गणतंत्र है तो गणतंत्रवादी का नेता किसको बनाया गया, लामार्टिन। तो पूछा जाएगा कि गणतंत्रवादियों के नेता कौन थे, लामार्टिन। ठीक, फिर सुधारवादी कौन, सुधारवादी जो कुछ बदलाव चाहते थे, तो सुधारवादियों का नेता का नाम क्या था, लुई बला। अब इसका नाम है लुई बला। तो एक हम लोगों ने पढ़ा लुई 18वां, एक पढ़ा हम लोगों ने लुई फिलिप, अब एक पढ़ रहे हैं लुई बला। ये सब अलग अलग है, याद रखिएगा। ठीक है, तो गणतंत्रवादियों के नेता का नाम था लामार्टिन, जबकि सुधारवादियों के नेता का नाम था लुई बला। ये दोनों नेताओं के बीच मतभेद और झगड़े शुरू हो गए, यानी लामार्टिन जो कि गणतंत्रवादी सोच का था और ये लुई बला जो कि सुधारवादी सोच का था। अब इन दोनों के बीच में जो है मतभेद यानी झगड़ा शुरू हो गया। इसके परिणाम स्वरूप लुई बला क्या किया, सत्ता पर कब्जा कर लिया और फ्रांस का सम्राट बन गया। अब जो लामार्टिन है इसको हटा दिया गया और ये जो लुई बला है ये फिर से क्या बन गया, फ्रांस का सम्राट बन गया, यानी फ्रांस का राजा कौन बन गया, लुई बला। ठीक, अब देखिए इस क्रांति का क्या क्या प्रभाव हुआ। अब इसको देखते हैं कि 1848 का जो क्रांति हुआ था, इस क्रांति का क्या क्या परिणाम हुआ, इसको अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए 1848 की क्रांति के प्रभाव, इस क्रांति ने फ्रांस की पुरानी राज व्यवस्था को समाप्त कर दिया, यानी पुरातन व्यवस्था जो था फ्रांस में 1848 की क्रांति के बाद ये फ्रांस की क्रांति
खत्म, ये पुरानी राजशाही व्यवस्था खत्म। अब फ्रांस में गणतंत्र की सरकार बनी, लोकतंत्र की सरकार बनी, ठीक है। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, ये सभी देश का नाम है। ये सभी देश जो है इस क्रांति से प्रभावित हुए, यानी इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, ये सभी देशों में जितने भी लोग थे, सभी लोगों के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से फैलने लगी, ठीक। इटली और जर्मनी के उदारवादियों ने इसका फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग को तेज किया। और इटली और जर्मनी के जो भी उदारवादी थे, उदारवादी मतलब जो बदलाव चाहते थे, जो चाहते थे इटली का एकीकरण हो, जो चाहते थे जर्मनी का एकीकरण हो, उन लोगों को कहा गया उदारवादी। तो इटली और जर्मनी के जो भी उदारवादी थे, जो भी बदलाव चाहते थे, उन लोगों ने इस क्रांति का फायदा उठाया, 1848 की क्रांति का फायदा उठाया और इन लोगों ने क्या किया, जर्मनी का एकीकरण का और इटली का एकीकरण का मांग को शुरू कर दिया। यानी पहले जो है इटली का एकीकरण का, जर्मनी के एकीकरण का बात तो चल रहा था, लेकिन जैसे ही 1848 की क्रांति हुई, इस क्रांति के बाद इटली और जर्मनी का एकीकरण और तेजी से इसका मांग होने लगा। किसका? इटली का एकीकरण का और जर्मनी का एकीकरण का, ठीक। तो ये है 1848 की क्रांति। फ्रांस में पुरानी व्यवस्था खत्म हो गया, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, हर जगह हर देश इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली और जर्मनी के उदारवादियों ने इस क्रांति का फायदा उठा करके इटली और जर्मनी का एकीकरण का मांग को और तेज कर दिया, ठीक। अब प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत आसान है। बस आराम से आप सुनोगे, हर एक चीज हम आपको यहीं पे याद करवा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। इटली का एकीकरण एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई सारे समस्याएं थी, है ना। जैसे आप ये देखो, ये इटली है, ठीक है, ये आपको दिख रहा नक्शा, देखिए ये आपका पूरा आज के दिन इटली है, ठीक है, ये इटली है पूरा, ये पूरा क्या है, इटली है। लेकिन जब इटली का एकीकरण नहीं हुआ था तो उस वक्त में इटली ऐसा दिखता था, जैसे एक इटली पर कोई और राज कर रहा है, यहाँ पर कोई और राज कर रहा है, यहाँ पर कोई और राज कर रहा है, यहाँ पर कोई और राज कर रहा है। यानी इटली को कई टुकड़ों में बांट दिया गया था और हर छोटे छोटे टुकड़े में अलग अलग राजा था। लेकिन आज के दिन जो इटली है वो पूरा एक है, ठीक, आज के दिन एक है। लेकिन जब इटली का एकीकरण नहीं हुआ था तो इटली जो है इस तरीके से बटा हुआ था। तो इसी का एकीकरण करना है, अब इसी को एक करना है। जितना भी ये अलग अलग बन गया, पीला वाला अलग, हरा वाला अलग, पीला वाला अलग, गुलाबी अलग है, ब्लू अलग है, तो ये सबको अब क्या करना है, एक करना है, ठीक। तो इसी को कहते हैं इटली का एकीकरण। अब देखिए इटली का जो एकीकरण है प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी, ये कोई आसान काम नहीं था, है ना। इटली का एकीकरण करना ये कोई आसान, कोई बच्चों का खेल नहीं था, बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे पहले हम लोग समस्या को समझ लेते हैं कि समस्या क्या क्या था। देखिए सबसे पहला समझते हैं भौगोलिक समस्या। इटली का जो जमीन था, इटली का जो भूमि था, इसको कई छोटे छोटे राज्यों में और नगरों में बांट दिया गया था, जिससे एकीकरण करने में बहुत सारी कठिनाई हो रही थी। जैसे ये इटली का इटली है, इसको कई सारे भागों में बांट दिया था, है ना, देखिए कितने सारे भागों में इसको बांट दिया गया है। तो इसको कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था, जिसकी वजह से इसका एकीकरण करना बहुत मुश्किल था। दूसरा उससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्या, जो भी लोग इटली का एकीकरण चाहते थे, जो भी लोग इटली का एकीकरण चाहते थे, तो इटली की राजधानी रोम पर जो है पोप का प्रभाव था। इटली की राजधानी यहाँ पर रोम है, ये रोम है, ठीक है, इटली की राजधानी कहाँ है, रोम। तो इटली का जो राजधानी था रोम, रोम पर किसका शासन था, तो आपको पता है रोम पर जो अधिकार है वो पोप का था। जब मेटरनिक राजा बना था तो मेटरनिक ने क्या किया था, इटली की राजधानी पोप जो है वो, इटली की राजधानी जो रोम है वो पोप को दे दिया था। पोप किसी का नाम है, ठीक है। तो इटली की जो राजधानी है रोम, रोम पर अधिकार किसका था, पोप का अधिकार था। और पोप जो है प्यारे बच्चों एक धार्मिक नेता था। धार्मिक नेता मतलब ये अपना धर्म से जुड़ा हुआ था। और ये जो पोप है ये चाहता था कि इटली का जो एकीकरण है वो धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि किसी एक शासक के नेतृत्व में हो। अब बताइए, अब इटली का एकीकरण ये करना चाहता है तो ये चाहता था कि जिस धर्म का लोग है उसी के आधार पर एकीकरण हो। यानी मान लो कहीं पर अगर ईसाई है तो ईसाई वाला देश बनाया जाए, कहीं पे मुस्लिम है तो मुस्लिम वाला देश बनाया जाए, कहीं पे हिंदू है तो वह हिंदू वाला देश बनाया जाए। यानी ये एकीकरण तो चाहता था, लेकिन किस तरह से, धार्मिक आधार पर, धार्मिक दृष्टिकोण से, ठीक। तो पहला प्रभाव था कि इटली को कई सारे टुकड़ों में बांट दिया गया था। दूसरा प्रभाव क्या था कि इटली की राजधानी रोम पर पोप का अधिकार था, और ये जो पोप है एक धार्मिक नेता था, और ये पोप चाहता था कि जो इटली का एकीकरण है ये धार्मिक आधार पर हो। अब ये तो सबसे बड़ी समस्या है। अब 19वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी और फ्रांसीसी क्रांति का असर इटली पर भी हो रहा था। अब 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की जो भावना है ये बहुत तेजी से फैल रहा था, है ना। और
1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, इस क्रांति की वजह से भी लोगों पर बहुत असर पड़ रहा था। लोग चाहते थे कि नहीं, इटली का एकीकरण हो। ठीक, और नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से, अब आपको पता ही है नेपोलियन के बारे में, वही नेपोलियन जो कि 1804 में क्या बना था, फ्रांस का सम्राट बना था। और नेपोलियन क्या किया, एक नया कानून लागू किया था, जिस कानून को कहते हैं नेपोलियन संहिता। तो ये जो नेपोलियन है प्यारे बच्चों, इन्होंने एक कानून लागू किया था, नेपोलियन संहिता। इस कानून के बाद लोगों के अंदर में एकता की भावना फैला था। सारे लोग चाहते थे कि राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से फैलने लगा था। सारे लोग चाहते थे इटली का एकीकरण हो, जर्मनी का एकीकरण हो। ठीक, अब ये जो धार्मिक नेता है ये तो नहीं चाहता था। लेकिन 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि एक फ्रांसीसी क्रांति हुआ सबसे पहले 1789 में। अब 1789 में फ्रांसी का क्रांति हुआ। इस क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की भावना और जोर पकड़ ली। उसके बाद फिर नेपोलियन जो है, ये जो है फ्रांस का सम्राट बना, और नेपोलियन भी अच्छा राजा था। इसके वजह से भी इटली का एकीकरण और मांग होने लगा, इटली का एकीकरण का। फिर 1830 की क्रांति हुई, फिर 1848 की क्रांति हुई। तो ये सभी क्रांति की वजह से जो इटली का एकीकरण है, इसका मांग और बढ़ गया, इटली का एकीकरण का मांग और बढ़ गया। ठीक, तो 1804 में जो नेपोलियन है प्यारे बच्चों, इन्होंने कई बार हमला किया था। नेपोलियन ने नया कानून लागू किया था, जिसकी वजह से इटली का जो एकीकरण है यह उसी समय से शुरुआत हो गया था। यानी आपको अगर कहेंगे कि इटली का एकीकरण का बात कब से चलने लगा, तो जब से नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था 1804 में। जैसे ही वो सम्राट बना, उसी समय से इटली का एकीकरण का बात चलने लगा। ठीक, तो नेपोलियन ने क्या किया, इटली को 3 गणराज्यों में बांट दिया। जो नेपोलियन था उन्होंने क्या किया, इटली को 3 राज्यों में बांट दिया। एक राज्य का नाम रखा गया सिस्पाइन गणराज्य, एक को कहा गया लिगुलियन गणराज्य, एक को कहा गया ट्रांसपेडेन गणराज्य। यानी उन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए इटली है तो इसको जो है 3 गणराज्य में बांट दिया। कितने गणराज्य में, 3, है ना। जैसे मान लीजिए ये क्या है, इटली है, तो इसको उन्होंने 3 गणराज्य में बांट दिया। किसने, नेपोलियन ने। तो नेपोलियन ने इटली को 3 गणराज्यों में बांट दिया। एक गणराज्य का नाम रखा गया सिस्पाइन, एक है लिगुलियन, एक है ट्रांसपेडेन। और उसने यातायात व्यवस्था को सुधारते हुए इस क्षेत्र को एक प्रशासन के तहत लाया। और उन्होंने क्या किया, यातायात व्यवस्था को सुधारा और ये पूरे क्षेत्र को एक राजा के तहत रखा गया। लेकिन नेपोलियन का पतन 1814 में हो गया और वियना सम्मेलन हुआ। और ये वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में, जिसमें मेटरनिक ने वियना सम्मेलन करवाया था। वियना सम्मेलन का आयोजन किसने करवाया, मेटरनिक ने। तो हुआ क्या, ये जो है इटली का एकीकरण करने के लिए 3 गणराज्य में तो बांटा, लेकिन 1814 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। और जैसे नेपोलियन का मृत्यु हो गया तो उनके बाद मेटरनिक राजा बने। और मेटरनिक ने प्यारे बच्चों क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया, जिस सम्मेलन का नाम था वियना सम्मेलन। और इस सम्मेलन में सारे देशों को बुलाया गया। और इस सम्मेलन में क्या हुआ पता है, इस सम्मेलन में फिर से वही बात किया गया कि जो इटली पहले जैसे था, इटली वैसे ही रहे, इटली का एकीकरण ना हो। ठीक, तो हुआ क्या कि नेपोलियन तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन नेपोलियन का पतन हो गया, 1814 में उनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद वियना सम्मेलन हुआ 1815 में, इसी को वियना कांग्रेस कहते हैं। इसके तहत इटली को पुराने रूप में वापस लाने की कोशिश की गई और पिडमाउंट और सार्डिनिया को एकीकृत कर दिया गया। इससे इटली के एकीकरण का रास्ता खुलने लगा। फिर क्या हुआ, जो पिडमाउंट था, पिडमाउंट एक जगह का नाम है, और सार्डिनिया ये भी जगह का नाम है। ये जो पिडमाउंट और सार्डिनिया है, ये दोनों अलग अलग था, लेकिन पिडमाउंट और सार्डिनिया को एक कर दिया गया। अब जब इन दोनों को एक कर दिया गया तो इससे क्या हो गया, फिर से जो है इटली का एकीकरण का रास्ता खुलने लगा। कितना खेल हो रहा, पहले इटली का एकीकरण हो रहा है, फिर इटली का एकीकरण मेटरनिक आके रोक रहा है, फिर से पिडमाउंट और सार्डिनिया की वजह से इटली का एकीकरण शुरू हो रहा है। ठीक, तो ये चीज आप समझ गए कि इटली का एकीकरण नेपोलियन चाहता था, लेकिन मेटरनिक आकर के वियना सम्मेलन के तहत पुराने रूप में इटली को लाने का कोशिश किया, लेकिन फिर से पिडमाउंट और सार्डिनिया एकीकृत हो गया, जिसकी वजह से इटली का एकीकरण का रास्ता खुलने लगा। इस दौरान राष्ट्रवादियों ने एक गुप्त संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम रखा गया कार्बोनरी। तो इस दौरान क्या किया, जो राष्ट्रवादी थे, तो राष्ट्रवादियों ने क्या किया, एक गुप्त संगठन बनाया और इस संगठन का नाम उन्होंने क्या रखा, कार्बोनरी। इसका उद्देश्य था छापामार युद्ध, यानी जो गुप्त गतिविधि हो रहा था उसके, छापामार युद्ध क्या होता है, बेसिकली छापामार युद्ध का मतलब पीछे से हमला करना, है ना। जैसे मान लो आप आगे आगे जा रहे हैं, हम आपको पीछे से मार दिए, तो ये हो गया छापामार युद्ध। तो जो राष्ट्रवादी थे, यानी जो लोग चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, जो लोगों के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना था, जो लोग अपने देश से प्यार करते थे, उन लोगों ने क्या किया, एक गुप्त संगठन बनाया। उस संगठन का नाम उन्होंने कार्बोनरी रखा। ठीक, अब ये कार्बोनरी जो एक संगठन बनाया, इस संगठन का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि ये लोग जो है छापामार युद्ध करेगा
और छापामार युद्ध करके क्या करेगा, जो राजतंत्र है, राजतंत्र यानी जो राजा का शासन चल रहा था, इस राजतंत्र को समाप्त करेगा और गणराज्य की स्थापना करेगा। और जो मेजिनी था प्यारे बच्चों, मेजिनी भी जो है इस संगठन से जुड़ा हुआ था। समझ में आया आपको चीजें? यानी कि हम आपको इटली का एकीकरण पढ़ा रहे हैं। इटली का एकीकरण की शुरुआत नेपोलियन के समय से हुई थी। नेपोलियन ने 3 गणराज्यों में बांटा, लेकिन नेपोलियन की मृत्यु हो गई 1814 में। फिर मेटरनिक आया, मेटरनिक ने फिर से इटली को पुराने रूप में लाने का कोशिश किया, लेकिन फिर क्या हुआ, पीडमाउंट और सार्डिनिया एक हो गया, जिसकी वजह से इटली का एकीकरण का रास्ता खुल गया। और फिर क्या हो गया, वो राष्ट्रवादी जो चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, वो राष्ट्रवादियों ने एक संगठन बनाया, एक समूह बनाया, एक दल बनाया, जिस दल का नाम, जिस संगठन का नाम रखा गया कार्बोनरी। और जो कार्बोनरी है, इनका उद्देश्य था छापामार युद्ध करना। यानी इनका उद्देश्य क्या था कि हम जो है, जो राजतंत्र चाहते हैं, जो लोग राजतंत्र के साथ है, उन लोगों को हम लोग मारेंगे। कैसे? पीछे से छापामार युद्ध करके। ठीक है, तो कार्बोनरी का उद्देश्य था कि छापामार युद्ध के माध्यम से राजतंत्र को हम लोग समाप्त करेंगे और गणराज्य की स्थापना करेंगे, यानी कि हम इटली को गणतंत्र बनाएंगे, इटली का एकीकरण करेंगे, यानी इटली में भी एक लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे। कैसा सरकार? लोकतांत्रिक सरकार, मतलब कि हम लोग सरकार को चुनेंगे और सरकार बनेगा, इस तरह का सरकार बनाएंगे। क्योंकि इटली में कैसा था, राजा वाला शासन चलता था, राजा का बेटा राजा बनेगा, जो जीतेगा वही राजा। लेकिन लोग क्या चाहते थे कि जनता जिसको चुनेगा वो राजा बनना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं, तो ये जो कार्बोनरी जो बनाया गया था, कार्बोनरी, इस कार्बोनरी संगठन से जो मेजिनी है वो भी इस संगठन से जुड़ा हुआ था। अब ये मेजिनी कौन है? वही मेजिनी जो कि इस संगठन से जुड़ा हुआ था। अब मेजिनी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है प्यारे बच्चों मेजिनी जी। ठीक है, अब मेजिनी जो है, थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए। इटली का एकीकरण में मेजिनी की क्या भूमिका है? तो मेजिनी जो है, पहले तो एक साहित्यकार थे, मेजिनी एक साहित्यकार थे और एक गणतंत्रवादी थे। यानी ये भी जो है गणतंत्र विचारधारा वाले थे। ये भी चाहते थे कि लोकतांत्रिक सरकार बने, ये भी वही चाहते थे कि मतदान हो, लोग सरकार को चुने, अलग ही मजा आता है ना। तो मेजिनी जो है एक साहित्यकार भी थे और गणतंत्रवादी था। उसके पास आदर्शवादी गुण थे, लेकिन व्यवहारिकता की कमी थी। यानी इनके अंदर व्यवहारिक गुण कम था, आदर्शवादी गुण ज्यादा था। और ये गणतंत्रवादी विचारधारा के थे और ये एक साहित्यकार थे मेजिनी। ये पूछा जाता है, मेजिनी एक साहित्यकार थे, मेजिनी एक गणतंत्रवादी था। मेजिनी के अंदर आदर्शवादी गुण थे, लेकिन मेजिनी के अंदर में कोई व्यवहारिकता यानी कोई व्यवहारिक गुण नहीं था। ठीक, अब आगे देखिए, मेजिनी ने क्या किया, 1831 में उन्होंने क्या किया, यंग इटली नाम का एक संस्था बनाया, है ना। यंग इटली नाम का एक इन्होंने संगठन बनाया। किसने? मेजिनी ने। पूछा भी जाता है कि 1831 में यंग इटली नामक संस्था किसने बनाया? मेजिनी ने बनाया। इसका लक्ष्य क्या था? यंग इटली जो बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था कि इटली से जो भी विदेशी हस्तक्षेप है उनको समाप्त करना, एक संयुक्त गणराज्य बनाना। विदेशी हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का मतलब होता है दखल अंदाजी। विदेशी हस्तक्षेप का मतलब जो भी बाहरी देश, चाहे वो फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, जो भी बाहरी देश इटली पर कब्जा करके रखा है, इटली पर हस्तक्षेप करके रखा है, उसको हटाना, वो बाहरी देशों को इटली से हटाना, यही जो है मेजिनी का पहला उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने यंग इटली नाम का संस्था बनाया था। ठीक, तो मेजिनी जो है प्यारे बच्चों क्या किया, 1831 में यंग इटली नामक एक संस्था बनाया। और यंग इटली का उद्देश्य था, यंग इटली का लक्ष्य था कि इटली से जो भी विदेशी हस्तक्षेप है, इटली में जो भी विदेशी हस्तक्षेप है, इनको समाप्त करना और इटली को एक संयुक्त गणराज्य बनाना, ये जो है मेजिनी का उद्देश्य था। फिर 1834 में उन्होंने एक और ये बनाया, क्या बनाया, संस्था बनाया, यंग यूरोप। तो 1831 में यंग इटली नाम का संस्था बनाया। 1834 में मेजिनी ने यंग यूरोप नाम का संस्था बनाया। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दूसरे देशों में जो भी आंदोलन चल रहा है, जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है, इसको प्रोत्साहित करना। क्योंकि उस वक्त में बहुत सारा देश था, है ना, 1830 की क्रांति के बाद बहुत सारा ऐसा देश था जहां पर राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था। तो मेजिनी ने क्या किया, मेजिनी ये चालाकी किया कि जितना भी देश है, जो भी चाहता है ना, जो भी चाहता है कि राष्ट्रवादी, जिस देश के लोगों के अंदर में राष्ट्रवादी भावना है, तो मेजिनी ने क्या किया, यंग यूरोप नाम का एक संस्था बनाया। और इसके तहत उन्होंने कहा कि जो भी देश में राष्ट्रवादी की भावना है, वहां पर इसको और बढ़ावा मिले। तो याद रखिएगा, मेजिनी एक साहित्यकार गणतंत्रवादी विचारधारा का था, आदर्शवादी गुण ज्यादा थे, लेकिन व्यवहारिकता गुण की कमी थी। इन्होंने 1831 में यंग इटली बनाया, यंग इटली नामक संस्था बनाया। इसका उद्देश्य क्या था, इटली के अंदर में जो भी विदेशी हस्तक्षेप है, इसको भगाना देश से और इटली को गणराज्य बनाना। दूसरा, 1834 में उन्होंने यंग यूरोप नाम का संस्था बनाया। और यंग यूरोप नाम का संस्था क्यों बनाया? यूरोप के अंदर में जितने भी देश थे, जितने भी देशों में राष्ट्रवादी गुण था, वो राष्ट्रवादी गुण को प्रोत्साहित करना। जो भी लोग आंदोलन कर रहे थे राष्ट्रवादी के लिए, उस आंदोलन को प्रोत्साहित करना, उस आंदोलन को और बढ़ाना।
ये उद्देश्य जो है मेजनी का था, इसीलिए इन्होंने यंग यूरोप नाम का एक संस्था बनाया था। तो पूछा जाएगा यंग इटली का स्थापना किसने किया 1831 में? मेजनी ने। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? मेजनी ने। और उद्देश्य क्या था? तो यंग यूरोप का उद्देश्य था राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ाना, यूरोप में जो भी चल रहा हो आंदोलन। और यंग इटली का उद्देश्य था इटली, यंग इटली मतलब इटली के अंदर से जो भी हस्तक्षेप है इसको भगाना। दूसरा यंग यूरोप, यानी यूरोप के अंदर, यूरोप पूरे महादेश की बात हो रही है, तो यूरोप के अंदर में जहां भी राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा हो उस आंदोलन को बढ़ाना, यही इसका उद्देश्य था। अब आगे देखिए क्या हुआ। 1848 में फ्रांस और पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया। इस क्रांति में मेटरनिख ऑस्ट्रिया से भाग गया और मेजिनी इटली की राजनीति में सक्रिय हो गया। अब 1848 में क्या हुआ? 1848 में फ्रांस और पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया। 1848 में जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के बाद पूरे फ्रांस में और बल्कि कहें तो पूरे यूरोप में क्रांति होने लगा। सभी लोग आंदोलन करने लगे, सभी लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के होने लगे, सभी लोग राष्ट्रवादी आंदोलन करने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो मेटरनिख है ये जो है ऑस्ट्रिया से भाग गया। ऑस्ट्रिया का राजा था मेटरनिख, वही मेटरनिख शुरू में जो पढ़े थे कल पार्ट 1 में। तो मेटरनिख जो है प्यारे बच्चों ऑस्ट्रिया से भाग गया और फिर यहाँ पर मेजिनी जो है इटली की राजनीति में सक्रिय हो गया। और जो मेजिनी है वो इटली की राजनीति में अब पूरे तरीके से सक्रिय हो गया। मेजिनी इटली का पूरा एकीकरण करना चाहता था और मेजिनी चाहता था कि पूरा इटली का एकीकरण हो और इटली को वो गणराज्य बनाना चाहता था। लेकिन जो चार्ल्स एल्बर्ट था, यानी सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था, और जो पोप है इनके विचार अलग थे। पोप को तो पता ही है, पोप कौन है? रोम का राजा पोप, और सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा का नाम क्या था? चार्ल्स एल्बर्ट। तो ये जो चार्ल्स एल्बर्ट था यानी सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक, और एक जो पोप था रोम का शासक, इन दोनों का विचार अलग था। मेजिनी चाहता था इटली का गणराज्य हो, इटली का पूरा एकीकरण हो, लेकिन ये चार्ल्स एल्बर्ट और पोप इन दोनों का विचार अलग था। फिर ऑस्ट्रिया ने क्या किया? हमला कर दिया। किसके ऊपर? मेजिनी के ऊपर हमला कर दिया, और जिसके वजह से जो मेजिनी है वो हार गया और मेजिनी को यहाँ से भागना पड़ा, और इस तरह से इटली का एकीकरण पूरा नहीं हो सका। समझ में आया आपको? तो मेजिनी चाहता था इटली का पूरा एकीकरण हो, लेकिन सार्डिनिया पिडमाउंट का जो राजा था चार्ल्स एल्बर्ट और रोम का जो राजा था पोप, ये दोनों नहीं चाहता था इटली का एकीकरण हो उस तरह से, क्योंकि ये लोग धार्मिक नेता थे। साथ ही साथ ऑस्ट्रिया जो था उन्होंने क्या किया? सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया ही था ना, सबसे बड़ा रुकावट ये ऑस्ट्रिया ही था इटली के एकीकरण में। तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया? मेजिनी पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मेजिनी हार गए और मेजिनी को यहाँ से भागना पड़ा और इटली का एकीकरण होते होते नहीं हो पाया। ठीक, अब देखिए इटली का एकीकरण का द्वितीय चरण। चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, और इटली का एकीकरण का जो द्वितीय चरण है इसको हम लोग तीसरा पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, तो जो भी पार्ट 1 को नहीं देखेंगे पार्ट 1 को देख लीजिएगा, पार्ट 2 को देख लीजिएगा अच्छे से। अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो 100% आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगा, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। पार्ट 2 में हम लोग जो है इटली का एकीकरण का द्वितीय चरण को पार्ट 3 में हम लोग इटली का एकीकरण का द्वितीय चरण को पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय बाय।